Good morning, students. Last day we discussed about the social structure in Europe. In that, I told you that the society was divided in three groups. The first was aristocrat, second was the middle class people, and the third was the peasants. So now, in Europe, to create the feeling of nationalism, this middle class people played a very important role. Why? Because these people who belongs from middle class, they have something to think apart from earning money or feeding their family. ये लोग जो थे इनके पास कुछ ज्यादा पैसा हो चुका था, राइट? इनके पास एक अच्छा पैसा हुआ करता था, तो ये सिर्फ काम करने के अलावा कुछ और चीजों का भी डिमांड करना शुरू कर दी। वो क्या था? These people wanted freedom, right? These people wanted certain types of equality before law. ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूं कि मिडिल क्लास पीपल ही ये चाहते थे? क्योंकि जो पीजेंट क्लास थे वो लोग सिर्फ काम करने और पैसे अर्न करने और अपने फैमिली को खाना खिलाने, इसी में बिजी थे, राइट? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था कि वो इन सारी चीजों को ध्यान दे सके। ठीक है? सो ऐसे सिचुएशन में हु बिकेम द लीडर फॉर द रिवॉल्यूशन इन यूरोप? द मिडिल क्लास पीपल, राइट? क्योंकि ये एक ऐसे लोग थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, राइट? लेकिन इनके पास किसी तरह का कोई राइट्स नहीं होता था, इनको प्रिविलेज नहीं मिलते थे, राइट? सो दीज मिडिल क्लास पीपल grown during the time of 18th century. Why? Because of industrialization. मैंने बताया कि मिडिल क्लास पीपल का जो नंबर था वो बढ़ गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, राइट? अब देखो, तो ये लोगों का बेसिकली डिमांड क्या था? इन लोगों का बेसिकली डिमांड था लिबरलिज्म, क्या? और लिबरल नेशनलिज्म। सो सेम थिंग, कॉमन वर्ड लिबरलिज्म, राइट? सो देखो, हम समझेंगे कि लिबरलिज्म उनके लिए क्या होता था, ठीक है? इसका मतलब क्या था उनके लिए, ठीक है? सो लिबरलिज्म जो है ये एक लैटिन रूट लिबर से बना है, राइट? जिसका मतलब होता है फ्री, राइट? सो सिंपल सा टर्म है फ्री और फ्रीडम। सो जो नया मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था यूरोप में, उसके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, हम ये देखते हैं। उनके लिए इसका मतलब था कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलना चाहिए, राइट? हर एक पीपल को फ्रीडम मिलना चाहिए, साथ साथ में हर एक लोग लॉ के सामने बराबर हो, राइट? पॉलिटिकली इनका मानना था कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो बाय कंसेंट होना चाहिए। दैट मीन्स लोगों से पूछ कर बनना चाहिए गवर्नमेंट। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, इट इज राइट टू वोट, है ना? इनका क्या मानना था कि लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना गवर्नमेंट चुन सके, राइट? देन ये चाहते थे कि ऑटोक्रेसी का एंड हो, ठीक है? किसी भी एक इंसान के हाथ में सारा पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है? देन क्लर्सिकल प्रिविलेज जो मिलते थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, जो प्रिविलेज मिलते थे वो खत्म होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स लोगों का चुना हुआ गवर्नमेंट होना चाहिए, राइट? एंड उस कंट्री में एक पार्लियामेंट भी होना चाहिए, है ना? अपार्ट फ्रॉम दिस दे वांटेड द सिक्योर्ड राइट ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट कभी भी किसी का प्रॉपर्टी ना छीन ले, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, किसी के पास अपना लैंड है तो वो उसका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उसको छीन ले, राइट और नॉट? So these are the meaning of liberalism for the new middle class, right? But here is a catch, that equality of all before the law, it doesn't mean कि सभी लोग इक्वल हैं, right? In terms of suffrage, right? That means right to vote जो है, ये लोग नहीं चाहते थे कि सभी को मिले,
मिले, ठीक है। देखो, so however equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. What is universal? Universal suffrage means all the people having voting right, ठीक है। लेकिन ये लोग यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहते थे, ठीक है। सो एज यू नो दैट इन फ्रांस ऑल्सो, राइट, राइट टू वोट किसको मिला था? सिर्फ वैसे लोगों को मिला था जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, राइट और नॉट, और दोज पीपल हु वर एक्टिव सिटीजन, ठीक है। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस में मैंने आपको बताया था दोज पीपल हु हैव लैंड, हु हैव प्रॉपर्टी, हु पे टैक्स, ओनली दिस पीपल गिवन द राइट टू वोट, ठीक है। किनको किनको वोटिंग राइट नहीं मिला था? दोज पीपल हु वर पैसिव सिटीजन, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, राइट। देन वुमेन, ठीक है, इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता था। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लास्ट 18th सेंचुरी, जब रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन होने के बाद ये जो वोटिंग राइट मिले थे लोगों को, दैट मीन्स एक्टिव सिटीजन को, इनको भी और लिमिटेड कर दिया गया था बाय नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, जब वो आया तो इसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया था। दैट मीन्स जो वोटिंग राइट एक्टिव सिटीजन को भी मिलता था उसको भी घटा दिया था, राइट। सो मिडिल क्लास पीपल का सिंपल सा मानना था कि वोटिंग राइट उन लोगों को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी हो, राइट। ओके, सो दीज आर द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास पीपल, राइट। अब देखो, ये तो हो गया सोशल एंड पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब दोज हु वर ट्रेडर्स, ठीक है, दोज हु वर ट्रेडर्स, उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब, राइट। सो अभी एक बार फिर से देख लो, पीछे मैंने बताया कि लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास पीपल के लिए, ठीक है, या फिर जो सोसाइटी में लोग रह रहे थे, ठीक है, उनके लिए ये सारा मतलब था लिबरलिज्म का। अब उनके लिए बात करते हैं जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कुछ, ठीक है। वो लोग जो ट्रेडर्स थे वो क्या चाहते थे? ऑब्वियसली वो ये भी चाहते थे, ऑल द ट्रेडर्स वांटेड दिस टाइप ऑफ दिस, ऑल दिस जो भी मैंने बताया ये सब कुछ ट्रेडर्स भी चाहते थे, बट उसके साथ साथ ट्रेडर कुछ और भी चाहते थे, राइट। इसको भी हम लिबरलिज्म के टर्म के अंदर ही कंसिडर करेंगे। देखो, वो चाहते थे द फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है, तो मार्केट में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन किस तरह का रिस्ट्रिक्शन? फॉर एग्जांपल, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये गवर्नमेंट नहीं बताना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सारा क्वेश्चन का जवाब वहां का जो ट्रेडर है वो खुद डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोले कि आप ये नहीं बना सकते हो, वो बना सकते हो, वो नहीं बना सकते हो, राइट और नॉट, ठीक है। अगर आप बना रहे हो तो इसको लिमिटेड क्वांटिटी में बनाओ, ठीक है। अगर आप क्लॉथ बना रहे हो तो क्लॉथ मान लेते हैं कि आप, आपके पास कैपेसिटी है 1000 केजी प्रोड्यूस करने की, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि नहीं, आपको 100 केजी ही बनाना है, राइट। या फिर मार्केट में प्राइस जो है अगर क्लॉथ का 100 रुपीज है फॉर 1 मीटर, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि आपको इसको 80 रुपीज में ही सेल करना है, ठीक है। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन ट्रेडर्स नहीं चाहते थे, राइट और नॉट। देन they also wanted that state imposed restriction should be abolished, right। state imposed restriction क्या होता था? फॉर ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी लास्ट डे भी मैंने ये एग्जांपल बताया था कि कंट्री ए, कंट्री बी, या फिर रीजन ए, रीजन बी, ठीक है, इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो बी पार्ट है एक कंट्री का, यहाँ का जो गवर्नर है या फिर जो मिलिट्री सॉरी नोबल पर्सन है, दे शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि अगर कोई ट्रेडर ए में रहता है, ये ट्रेडर यहाँ से सामान लेके बी में आना चाहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ का जो किंग है या फिर यहाँ का जो नोबल पर्सन है वो उसको रोके, राइट।
These person can easily sell their goods in the part B also, right or not? ठीक है, तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन वो चाहते थे कि हटा दिया जाए, राइट। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि हर एक जगह पर कॉमन करेंसी हो, ठीक है, थ्रू आउट द यूरोप। यूरोप में क्या होना चाहिए, कॉमन करेंसी होना चाहिए, ताकि पैसे एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम नहीं हो, राइट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल अब ए यहाँ पर है, यहाँ पर किसी अलग तरह की करेंसी चल रही है, यहाँ पर कोई किसी अलग तरह की करेंसी चल रही है, तो डू यू थिंक दैट ट्रेडर को थोड़ा प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, राइट। जब ये सामान लेके यहाँ पर भेजने जाएंगे तो यहाँ पर जो पैसे मिलेंगे वो पैसा यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर इस टेरिटरी में नहीं चलेगा, राइट और इट मीन्स क्या, इसको यहाँ पर कन्वर्ट कराना पड़ेगा पैसे को, तब कन्वर्ट कराने के बाद फिर उस पैसे को यहाँ पर लेके आया जा सकता, राइट और नॉट। तो अगर सभी जगह कॉमन करेंसी हो जाए तो क्या होगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द traders, right? Okay, so let me summarize what I told you. Simply, liberalism meaning equality before law, right? Then abolition of privilege based society, government by consent. So these are the points you will write, ठीक है। Freedom of markets, abolition of state imposed restriction, common currency for trades, right? So these are the meaning of liberalism in different sphere, that is social, political and economic sphere. If somebody asks you what is the meaning of liberalism in terms of economic, then you will write these answer. If somebody asks you what is the meaning of term liberalism in political sphere, right, तो आप कौन सा लिखोगे, ये वाला लिखोगे, look at here, this one, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है। सो ये सारा क्या है, पॉलिटिकल टर्म में लिबरलिज्म, राइट। देन इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन सोशल टर्म, देन यू विल राइट इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, राइट। सो लिबरलिज्म का मतलब मैंने 3 अलग अलग स्फीयर में बताया, सोशल, पॉलिटिकल and then third one is economical sphere, right? तो सिंपल सा है। okay, come to the next topic. one example is given, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में कि कितना प्रॉब्लम होता था ट्रेडर को, उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। यू नो जर्मनी को आपने देखा था जर्मन मैप में कि कितना छोटा 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 किंगडम था। लेट मी शो यू वंस अगेन, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखो ये देखो, दिस इज द होल जर्मन स्पीकिंग रीजन, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये जर्मन स्पीकिंग रीजन है, और ये कई सारे छोटे छोटे 39 स्टेट्स में डिवाइडेड थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन, राइट। ये तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड थे, नेपोलियन ने इसको 39 स्टेट के कॉन्फेडरेशन में कंसोलिडेट किया था, ठीक है, एक साथ लाया था, राइट। सो ये जो टेरिटरी था, राइट, जर्मन का, यहाँ पर कई सारे लोग डिफरेंट टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, ठीक है, ट्रेड के ऊपर। देखो, सो दिस काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। नेपोलियन ने इसको क्या किया था, 39 स्टेट में मिला के यूनिफाई कर दिया था, ठीक है। हर एक के पास इसका अपना करेंसी होता था, अपना वेट्स एंड मेजर्स होते थे, राइट। If one merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg, ठीक है, सो ये दोनों जर्मन स्पीकिंग रीजन है, जहां वहीं पर है जर्मन स्पीकिंग रीजन। अगर किसी ट्रेडर को ये टेरिटरी दैट इज हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना होता था, ठीक है, और अपना गुड्स सेल करना होता था, गुड्स मतलब जो भी सामान उसके पास था, तो उसको 11 कस्टम्स से गुजरना पड़ता था। कस्टम्स बैरियर्स मतलब कि स्टेट के पास, स्टेट के बाहर एक तरह से कह सकते हो
कि किंग का जो है वो नोबेल पर्सन खड़ा होता था, जो कि जो भी गुड्स होते थे उसके ऊपर 5% टैक्स लगाते थे। ठीक है, सो आज भी देखो कई बार यू कैन से इसको इस तरह से हम प्रेजेंट डे में देख सकते हैं कि जब भी आप एक स्टेट से गुड्स को लेके दूसरे स्टेट जाते हो, राइट, तो आज की डेट में तो नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, राइट। ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ स्टेट। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर देखो कि जब भी वो गुजरते थे तो 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और हर एक जगह पर 5% टैक्स देना पड़ता था। अब सोचो कि हर एक बैरियर पे अगर 5% टैक्स देना पड़ेगा, इट मीन्स दे हैव टू गिव 55% टैक्स ऑन द गुड्स, राइट। सो अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो 55 रुपए तो उसको टैक्स ही देने पड़ गए, तो सामान का प्राइस कितना हो गया, 155। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हो गया, है ना। देन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम ये आती थी कि ये 5% टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है, ये कैलकुलेट करने में भी काफी ज्यादा समय लगता था। क्यों समय लगता था, क्योंकि अलग अलग जगह पर वेट अलग अलग था, मेजरमेंट अलग अलग थे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज एल। ठीक है, ये यूनिट है। ठीक है, क्लॉथ को मेजर करने का जो यूनिट है, जिस तरह से 8 सेंटीमीटर मीटर होता है, उस समय फ्रांस में इसको क्या बोला जाता था, एल, राइट। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट। ये एल की जो लेंथ थी वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट में 1L इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, मेंज में ये कितना 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 1L इक्वल टू 65.6 सेंटीमीटर एंड फेरीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर, राइट। सो जितनी बार ये लोग कस्टम ड्यूटी से, कस्टम बैरियर से गुजरते थे, उतनी बार ये क्लॉथ को क्या किया जाता था, मेजर किया जाता था और उसके बेसिस पे टैक्स लगाया जाता था। सो यू कैन से इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था ट्रेडर्स को, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकला। ठीक है, तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था जिसका नाम था जोल्वरिन, राइट। ये जोल्वरिन जो है ये एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। इसको सेट किया था किसने, पर्सिया ने, राइट। ठीक है, इन 1834 जोल्वरिन जो है एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि फॉर्म किया 1834 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कई सारे जर्मन स्टेट ने भी ज्वाइन किया। सो अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा जोल्वरिन से हुआ क्या आखिर। ठीक है, ये जोल्वरिन जो बनाया गया, इससे कई सारे टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिए गए, क्योंकि ये सारे लोग, पर्सिया के लोग, जर्मन के लोग, सभी लोग साथ आ गए। ठीक है, ठीक है, साथ आने पे क्या हुआ, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस तरह का टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाएंगे। व्हाट इज टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैरिफ बैरियर का मतलब होता है जो टैक्स आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये प्लेस ए है, ठीक है, और ये प्लेस ई है, ठीक है, किसी एक इंसान को ए से ई जाना है अपने सामान को सेल करने के लिए, बीच में कई सारी कंट्रीज आ रही है। ठीक है, 3 कंट्रीज आ रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये कंट्री से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब पास कर रहा है तो इसको काफी ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, राइट और नॉट। सो ये क्या है, इट इज एट लाइक अ बैरियर। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान यहाँ पर है, कोई एक इंसान यहाँ पर है, वो कहेगा कि अगर मुझे 100 रुपीज का सामान सेल करना है तो इतने सारे कंट्री से गुजरना पड़ेगा, राइट। और जब मैं ई वहां तक पहुंचूंगा तो क्या होगा, उसी जो मेरा ये 100 रुपए का है, यहाँ पहुंचते पहुंचते मुझे 100 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो पीपल यहाँ पर रह रहे हैं कंट्री ई में, वो इस सामान को खरीदेंगे, खरीदेंगे भी तो बहुत कम में खरीदे, बहुत कम लोग खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका है। आखिर जो ट्रेडर है वो 100 रुपए का सामान लेके जाएगा, 100 रुपए टैक्स देगा, कुछ तो प्रॉफिट रखेगा। तो उसी
सामान का प्राइस जो यहाँ पर 100 था वो यहाँ पर 250 रुपीज हो जाएगा, राइट और नॉट। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार ये जो है ये लोग सेल करने के लिए यहाँ से जाके दूसरी जगह नहीं जाते थे, या फिर कोई कंट्री ए है कोई कंट्री बी है, बी ने बोल के रखा है कि अगर कुछ भी सामान आप मेरे कंट्री में बेचते हो तो उसके लिए आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कंट्री ए से कंट्री बी में कोई जा रहा है तो 100 रुपए का सामान लेके जा रहा है तो 40 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा, राइट और नॉट। ये काफी ज्यादा हाई होता था, ठीक है। टैरिफ बैरियर जो ये जो टैरिफ होते थे ये काफी ज्यादा हाई होता था, कभी 40%, 50%, 60%। तो जोल्वरिन ने क्या कहा कि इसको अबॉलिश करो या फिर इसको कम करो, रिड्यूस करो। 40% काफी ज्यादा है, अगर कोई यहाँ से सामान बेचने यहाँ आ रहा है तो आप 10% टैक्स लगाओ, इट इज इनफ, राइट और नॉट। सो इस तरह की सिचुएशन थी, राइट। जोल्वरिन ने इसको सॉल्व किया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस जोल्वरिन ऑल्सो रिड्यूस द करेंसी ओवर 30 to 2। पहले यहाँ पर जो है इस वाले रीजन में, सेंट्रल वाले रीजन में या फिर यूरोप में 30 करेंसी हुआ करते थे, इसको रिड्यूस कर दिया गया टिल 2, दैट मीन्स 28 करेंसी को अबॉलिश कर दिया गया, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस रेलवे का फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। रेलवे की वजह से जो है मोबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो गई, सामान को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इसी नेशनल यूनिफिकेशन, दैट मीन्स जो इकोनॉमिक में इस तरह के स्टेप्स लिए गए, ठीक है, धीरे धीरे इसने नेशनल यूनिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जब लोग बिना किसी रोक टोक के कंट्री ए से कंट्री बी से कंट्री सी जाने आने लगे, राइट, लोगों का करेंसी सेम हो गया, तो लोगों के अंदर यू कैन सी सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉमननेस की फीलिंग आने शुरू हो गई, राइट नॉट। सभी लोगों का करेंसी एक जैसा हो गया, किसी तरह का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होता था, आसानी से गुड्स का मूवमेंट हो जाता था। तो बाद में कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ से भी मिला फॉर यूनिफाइंग द कंट्री। लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको प्रोवोक करने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।